नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम विथ मी में। हम लोग पेडागोजी की डेली एक क्लासेस लेते हैं मैथ की, तो उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं और आज एक आपकी नई क्लास आ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए प्रश्न पढ़िए। अभिकथन, गणित पाठचर्या को सुसंगत होना चाहिए। एक कथन है आपका। ये जो प्रश्न होते हैं आपने देखे होंगे, एक आपको कथन दिया जाएगा, एक आपको निष्कर्ष दिया जाएगा, फिर आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे। क्या पहला कथन दूसरा कथन सही है, क्या दोनों कथन गलत है, या फिर एक कथन सही है और निष्कर्ष गलत है, या फिर निष्कर्ष सही है कथन गलत है। कुछ इस प्रकार से देता है, क्या उसको फॉलो करता है, कुछ ऐसे दिए देते हैं ऑप्शन। तो आप पढ़ेंगे और समझेंगे। गणित पाठचर्या को सुसंगत होना चाहिए। भाई नॉर्मल सी बात है, जब तक वो सुसंगत नहीं होगी, सही नहीं होगी, तो फिर उसका क्या मतलब का। पाठचर्या अच्छी ही होनी चाहिए, सुसंगत होनी चाहिए। तो ऑप्शन इसमें पी क्या हो जाएगा, अभिकथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब कारण की बात करते हैं यार, क्यों। विद्यार्थी देख सकते हैं कि कैसे एक गणितीय विचार मत दूसरे के साथ जुड़ता है। भाई जो गणितीय विचार होते हैं ना, एक दूसरे से कोलिरेट होते हैं। अब जैसे मैथ में बात करूं मैं जोड़ की, तो जोड़ और गुणा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसी प्रकार से भाग और गुणा एक दूसरे से विपरीतार्थी होते हैं, लेकिन ये सभी एक दूसरे से संबंधित है या नहीं है। आप बोलेंगे सर संबंधित है, तो ये बिल्कुल सही बात है, साथ जुड़ता है। इस प्रकार वे नई समझ और कौशल को विकसित कर पाते हैं। मैं आपसे कहूं कि 2+2 कितना होता है बेटा, 4 होता है। और या फिर कहूंगा 2 × 2 कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। और अगर 2+2+2 ये बराबर 6 होता है, तो 2 को कितनी बार हमने जोड़ा, 3 बार। तो 3 से मल्टीप्लाई कराइए तो वही क्या हो जाएगा, 6। मतलब जोड़ के साथ हमने गुणा भी सीखा और एक नई चीज विकसित कर ली। जब विकसित कर ली तो आपका ये निष्कर्ष भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो भाई पी और क्यू दोनों क्या हो जाएंगे, सही। तो ऑप्शन ए सही है और ए आर की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट पढ़िए, इसको पढ़िए और बताइए भाई, इसका उत्तर दीजिए। टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, मैं जल्द से जल्द आपका पूरा क्वेश्चंस कवर करा दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक कक्षा का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। छात्र हल किए हुए उदाहरण के आधार पर पाठ्यपुस्तक को दिए हुए प्रश्नों को हल कर रहे हैं। भाई रचनात्मक कक्षा में चाहिए। रचनात्मक मतलब क्रिएटिव कक्षा, मतलब जिसमें क्रिएटिविटी हो, बालक को एक आजादी दी जाए कि वो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके, बालक को सोचने समझने के अवसर प्रदान किए जाएं। तो वह एक रचनात्मक कक्षा के रूप में मानी जाती है, जब बालक स्वयं से चीजों को सोचता है, अपना दिमाग लगाता है और फिर उत्तर करने का प्रयास करता है। और रचनात्मक कक्षा में एक नई से नई क्रिएटिविटी शिक्षक करता है, रोचक पूर्ण तरीके से समझाने का प्रयास करता है बालक को। तो इन बातों को ध्यान रखना, वही रचनात्मक कक्षा हो जाएगी। तो छात्र हल किए हुए उदाहरणों के आधार पर पाठ्यपुस्तक में दिए हुए प्रश्नों को हल कर रहे हैं। भाई ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, पाठ्यपुस्तक से निकाल करके उदाहरणों तो लगाए, तो उसमें ऐसी कौन सी रचनात्मकता आ गई, कोई रचनात्मकता नहीं है, तो भाई ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखो, शिक्षक को एक गतिविधि क्रियाकलाप करने का निर्देश दे रहे हैं और छात्र शिक्षक द्वारा समझाई गई क्रियाविधि को दोहरा रहे हैं, ये भी हो जाएगा गलत। ये एक रूढ़िवादी तरीके की मतलब पढ़ाई होती थी, जब आप लोगों के मतलब हम लोग के जमाने में ऐसा होता था कि भाई शिक्षक हमसे बोलता था और हम उसको दोहराते रहते थे। तो ये कोई ऐसी सोच नहीं हुई जिसमें रचनात्मकता है या क्रिएटिविटी है। ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तीसरा देखो, छात्रों को उन्हें दी गई विभिन्न वस्तुओं को उनके गुणों जैसे रंग, आकार, आकृति, भार आदि के अनुसार छांटने के लिए कहा जाए। भाई एक छात्र है, उस छात्र को मैंने कहा कि भाई ये है एक पेंसिल, क्या है, एक पेंसिल। और फिर मैंने कहा ये क्या है, दूसरी पेंसिल। एक और बता दिया ये है किसी तीसरी पेंसिल। तो बताओ इनमें से इनको अलग अलग कलरों के अनुसार छांटिए। तो बालक क्या अपने मन से दिमाग लगाएगा कि ये पीली है तो इसको पीले बॉक्स में डालूं, और ये नारंगी है तो नारंगी वाले में, पिंक है तो पिंक वाले में, और ये आपकी व्हाइट है तो व्हाइट वाले में, है ना। तो उसने खुद से चीजों को सोचा, है ना। या फिर आपको वेट के अनुसार दे दिया जाए कि जो बराबर वेट के हो उनको एक साथ डालिए कंकड़ को, और जो भारी हो उनको दूसरे हिसाब से डालिए। या फिर जो छोटी बोतल हो उनको एक तरफ रखिए, जो बड़ी बोतल हो उनको एक तरफ रखिए। तो बालक ने यहाँ पर क्या सीखा, बालक ने यहाँ पर सीखा कि भाई उसको विभिन्न प्रकार की विविधतापूर्ण चीजें दी गई है ना। और उसने उसके माइंड लगाया, और माइंड लगाया तो समझा। और जब जैसे ही बालक अपना दिमाग लगाना शुरू कर देता है, तो भाई इसमें
पेडागॉजी कहती है कि भाई वो रचनात्मकता उसके अंदर आ रही है, और ये सच्चाई भी है कि भाई रचनात्मक चीजें उसके माइंड में चलने लगेगी, और जब वो अपने मन से सोचेगा तो रचनात्मकता आ जाएगी, और यही एक क्लास की क्या होगी, पहचान। पढ़िए और उत्तर दीजिए। मैं चाह रहा हूं कि आप सभी लोग उत्तर दें, कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर किया करिए कि किस क्वेश्चन का कौन सा उत्तर है, ठीक है। प्रयास किया करिए कि ये हो जाए आपसे, जल्दी करिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा की पाठ्य पुस्तक का महत्वपूर्ण लक्षण है? संकल्पनाओं को बच्चों के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना जाना, है ना। दूसरा, संकल्पनाओं को केवल गणितीय भाषा के चिन्हों का प्रयोग करके समझाना। केवल शब्द आ जाता है जहां पे, केवल, ये आपका निगेटिव वर्ड है। ये कैसा वर्ड है आपका, निगेटिव। तो भाई ये जैसे ही आ जाए तो वो तो बिल्कुल गलत ही हो गया, ऑप्शन ही पूरा गलत कर देता है अधिकतर। औपचारिक कलन विधि के उपयोग द्वारा प्रश्नों को हल करने पर होना चाहिए। भाई औपचारिक अनौपचारिक दोनों तरीके से बालकों को समझाइए, और जरूरी नहीं कि हर प्रश्न को कलन विधि से ही बताया जाए, तो भाई इसमें भी कोई बात नहीं हुई। जब भी संभव हो संकल्पनाओं को मूर्त उदाहरण दीजिए। भाई पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो जाएगा, दैनिक जीवन से जोड़ना है। एनसीएफ 2005 कहता है कि बालकों को गणित कुछ ऐसी पढ़ाइए जिससे वो उसको दैनिक जीवन में भी प्रयोग में ला सके, उससे जोड़िए और समझाइए। या फिर बालक को चीजों को मूर्त रूप से समझाइए, क्योंकि बालक कैसा है, प्राथमिक कक्षा का है। जब वो चीजों को देख करके सीखेगा ना तो जल्दी समझेगा। तो भाई एक तो मूर्त वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, और ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दैनिक जीवन वाला। तो ऑप्शन पहला और ऑप्शन चौथा आपका क्या हो जाएगा सर, सही हो जाएगा। तो देखो कहीं है, हाँ ऑप्शन नंबर डी, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट करो भाई, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय की पाठचर्या का भाग हिस्सा नहीं है, बताइए। टेसिलेशन बिल्कुल है भाई, पढ़ा होगा आप सभी ने। भिन्न प्राथमिक स्तर का भाग है ये भी, ठीक है। नियमित द्विम आकृति, भाई हम चतुर्भुज, वृत्त और आयत वगैरह के बारे में क्या करते हैं, बालक को त्रिभुज के बारे में जानकारियां देने लगते हैं, आकृतियों का। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण ये पार्ट आपका थोड़ा सा ये ऊपर का आ जाएगा, ये करीब कक्षा 8 की क्लास में ही सिखाया जाता है। तो ये प्राथमिक स्तर का रैखिक समीकरण को नहीं माना जाता है, इसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग कुछ ऐसा देते हैं ना, तो थोड़ा सा बीज गणित वगैरह आ गई ना। तो यहाँ पर प्राथमिक स्तर में 1 से 5 तक के बालकों के लिए रैखिक समीकरण नहीं माना जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी। बात समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर दीजिए भाई, बताइए क्या होगा इसका आंसर। बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है? गणितीय संकल्पनाएं पदानुक्रम के अनुसार होनी चाहिए, पदानुक्रम, है ना। तो भाई दूसरा पढ़ो, गणित आगमनिक विवेचन पर आधारित है। भाई पदानुक्रम वाला सही है, क्योंकि भाई सबसे पहले आप बालक को एक तरीके से जोड़ना सिखाएंगे और घटाना सिखाएंगे, फिर इसके बाद गुणे में जाएंगे, फिर भाग में जाएंगे, तो एक पद के अनुसार ही चलेगा, उस क्रम में जाएगा। लेकिन गणित आगमनिक विवेचन पर आधारित है, सिर्फ आगमनिक विवेचन पर आधारित तो नहीं है, आगमनिक पर भी आधारित है, निगमन पर भी आधारित है, मूर्त अमूर्त सारी चीजों को सोच करके चलता है। तो भाई ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका गलत। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा, है ना। क्योंकि प्रकृति अमूर्त है, बिल्कुल सही बात है। संकल्पनाओं की प्रकृति कैसी है, अमूर्त है। चिन्हों शब्दों भाषाओं का समुच्चय भी होता है, तो ये भी सही है। तो आप जान गए होंगे। चलिए इसका उत्तर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। जब हम 6050 को अंकों में लिखने के लिए कहा गया, तो एक छात्र ने 650 लिख दिया। भाई 6050 इसको उसको लिखने के लिए कहा गया, उसने कितना लिख दिया, 650। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि वो हजार की संख्या को नहीं समझ पा रहा है कि यहाँ पर एक जीरो होगा। तो उसके अंदर किस चीज का ज्ञान नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार का। ये कहाँ से निकलता है, आपका निकलता है स्थानीय मान से। तो बालक को स्थानीय मान का ज्ञान नहीं है अभी, ठीक है। तो सबसे पहले बालक को आप क्या पढ़ाएंगे, स्थानीय मान पढ़ाएंगे। तो कैसे पढ़ाएंगे भाई, देखिए इसके लिए कौन सा अति उपयुक्त कथन है, कौन सा है, छात्रों को 10 समान प्रकार के प्रश्न हल करने के लिए दिए जाएं। मतलब
ये तो कुछ पहले ही नहीं हुआ करता था हमारे बचपन के टाइम में, जब हमसे कहा जाता था कि भाई 10 समान प्रकार के, मतलब अगर जो हम कोई गलती कर देते थे तो उसी गलती से रिलेटेड कई प्रश्न दे दिए जाते थे कि 50 ठोकर के लाना जाओ घर में। तो एक बालक के अंदर प्रेशर आ जाता है इन सब चीजों को देख करके। तो हमें बालक के अंदर प्रेशर क्रिएट करना ही नहीं है, उसको एक तरह से भगवान की तरह देखना है और नॉर्मल समझाना है, जिससे बालक आसानी से समझ सके। तो भाई ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, रूढ़िवादी सोच हो गई। बेस 10 एवं स्थानीय मान की संकल्पना को मूर्त सामग्रियों के उपयोग से सुदृढ़ करना, बिल्कुल सही सर। एक तो स्थानीय मान समझाया, ऊपर से मूर्त तरीके से समझाया। नेक्स्ट, शिक्षक को सही उत्तर देना चाहिए और अगले प्रश्न को बढ़ जाना चाहिए, ये कोई बात नहीं हुई। सही उत्तर देख, सही उत्तर बता करके तो बालक ने क्या समझा, कुछ नहीं समझा। उत्तर आपने बता दिया तो इससे कुछ समझ विकसित हुई, कोई समझ विकसित नहीं हुई, विकसित नहीं हुई। एक अनजाने में की गई गलती और अतः शिक्षक को ऐसी गलतियों पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो भाई ये भी गलत नहीं, ये भी गलत है। बालक को गलती हुई है तो उसके कारण को जानो कि उसने क्यों गलत किया है, और कारण को जानो सबसे पहले नैदानिक शिक्षण विधि पर जाइए, फिर इसके बाद उपचारात्मक पर जाइए, है ना। पहले कारण जानिए, फिर इसके बाद उसका उपचार कीजिए। वही नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपका, बताइए इसका क्या उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में समस्या समाधान की क्षमता में वृद्धि करेगा। समस्या समाधान क्या भाई साहब, समस्या समाधान, इस पर वृद्धि। पाठ्य पुस्तक में हल किए हुए उदाहरणों पर आधारित प्रश्न को हल करना, एक आपको ये ऑप्शन दिया गया है। तो पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों को हल करना, उदाहरणों पर आधारित, तो ये कोई समस्या समाधान का क्षमताओं में वृद्धि नहीं करेगा। अभी देखो, चित्रों, चिन्हों, रेखा चित्रों आदि द्वारा गणितीय परिस्थितियों, प्रश्न निरूपित करने वाले प्रश्नों को हल करना, है ना। और यही आपका क्या हो जाएगा, सही है। चित्रों, चिन्हों और रेखा चित्रों आदि के द्वारा, मतलब चित्रों के द्वारा और रेखा चित्रों के द्वारा बालकों को चिन्हों के द्वारा आप समझाइए और फिर उसको हल कराइए, तो वो बालक को आसानी से समस्या समाधान की क्षमताओं में वृद्धि जरूर करेगा। क्योंकि भाई बालक अगर एक तरीके से नहीं सोच पा रहा है तो आप उसको चित्र बना के दूसरे तरीके से समझाइए, तब वो उस चीज को सोचेगा। तो जब वो सोचेगा तो उसका दिमाग और डेवलप होगा और वो समझेगा। जब वो समझेगा तो आप समझ गए कि अब क्षमताओं में उसकी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। समस्या समाधान की दूसरे तरीके सीखेगा वो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को डीन्स ब्लॉक के उपयोग द्वारा पढ़ाया जा सकता है। मैंने बताया था जोड़, घटाव, गुणा, भाग के जो बेसिक प्रश्न है। कैसे बेसिक, बेसिक प्रश्न जो हल होते हैं वो किससे हल होते हैं, डीन्स जोन से। किससे हल होते हैं, डीन्स ब्लॉक के अवधारणा से, उससे सॉल्व होते हैं। तो भाई देखो कौन सा ऑप्शन सही है, स्थानीय मान। स्थानीय मान भी हाँ इसका पार्ट है, स्थानीय मान भी लिख लीजिएगा। स्थानीय मान बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। भिन्न और आकृतियां, जैसे ही आकृतियां आ गई हो गया गलत। आकृतियों की कोई समझ नहीं बताता, आयतन की कोई समझ नहीं बताता, भिन्न की कोई समझ नहीं बताता। योग, स्थानीय मान, व्यकलन। व्यकलन मतलब होता है बेटा घटाव, क्या होता है, घटाव। तो व्यकलन में परेशान मत होना। तो ऑप्शन ये क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा सर सही। बात समझ गए। ये डीन्स ब्लॉक वाला कल भी प्रश्न आया था और मैंने इसको कल भी आपको समझाया था। तो ये वाला प्रश्न समझिए, राजलक्ष्मी कंचों का खेल खेल रही थी, खेल में 6 कंचे हार जाती है, अब उसके पास 8 कंचे बचे, तो उसे कितने कंचों के साथ खेल शुरू किया था। मतलब उसने कितने कंचों के साथ खेल शुरू किया था। उपर्युक्त परिस्थिति योग पर एक संदर्भात्मक प्रश्न है, ऑप्शन ए कहता है। बी कहता है व्यकलन मतलब घटाव पर संदर्भात्मक प्रश्न है। सी कहता है भाग पर एक संदर्भात्मक प्रश्न है। और डी कहता है संदर्भात्मक प्रश्न नहीं है। बताइए कौन सा इसका उत्तर होगा, बताएंगे भाई। पानी दो जरा पीने को। देखेंगे भाई, जो राजलक्ष्मी है वो कंचों का खेल खेल रही थी और खेल में उसने 6 कंचे हार गई, मतलब वो बेचारी 6 क्या हो गई, हार गई, है ना। ये हार गई आप। फिर इसके बाद आगे क्या है, उसके पास अभी भी 8 बचे हैं। अभी बचे कितने बचे हैं उसके पास, कितने अभी भी 8, 8 बचे। तो भाई वह कितने कंचे के साथ खेलना शुरू किया था, मतलब वो कितने कंचे घर से लेकर के आई थी। 6 हार गई, 8 उसके पास बचे हैं, तो 6 में 8 जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा 14 आएंगे। तो भाई हमने जोड़ा ना, जब हमने जोड़ा तो योग पर एक संदर्भात्मक प्रश्न है, तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा सर,
ए। बस समझ गए भाई, योग हुआ कि नहीं हुआ? जब योग हुआ तो भाई जोड़ पर आधारित है। नेक्स्ट पढ़िए, बताइए क्या हुआ? नहीं है क्या? गणितीय पहेलियों का उद्देश्य को बढ़ावा देना है। किसको बढ़ावा देना है भाई? ड्रिल और अभ्यास, ये एक निगेटिव वर्ड है। ड्रिल और अभ्यास का उपयोग नहीं किया जा सकता है। गणित में रुचि भाई, गणित में रुचि को बढ़ावा बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। समस्या समाधान कौशल, समस्या समाधान कौशल बिल्कुल सही है भाई। समस्या समाधान कौशल का क्या है? बढ़ावा देना है। हमें क्या करना है? इसको बढ़ाना, यहाँ पर बढ़ाना भी होगा, है ना? हाँ, ये लिखा तो है बढ़ावा देना, ठीक है। समस्या समाधान कौशल, कलन विधि पर बल देना और सही विकल्प पर। सिर्फ कलन विधि जरूरी नहीं है, कलन विधि ठीक है, लेकिन सिर्फ कलन विधि ये तो गलत हो जाएगा। कलन विधि पर ही बल नहीं दे सकते हैं आप। अगर आप गणित की पहेलियों को उद्देश्य है उसको बढ़ावा देना है, तो उसके लिए आपको गणित में रुचि है और समस्या समाधान विधि। पहेलियों के द्वारा आप कलन विधि कैसे समझाएंगे? नहीं समझा पाएंगे। पहेलियों से बालकों के अंदर रुचि आएगी। आप नई नई पहेलियां लेकर के आएंगे तो उनके अंदर रुचि आएगी गणित को लेकर के। दूसरी, उसके अंदर समस्या समाधान कौशल का क्या होगा? विकास होगा, बढ़ावा मिलेगा। तो ऑप्शन आपका दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा सर? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए और इसको सॉल्व कीजिए और बताइए इसका क्या होगा आंसर। न्यूमैन के त्रुटि विश्लेषण के 5 नियम हैं, वे यादृच्छिक क्रम पर दिए गए हैं। न्यूमैन ने 5 नियम बताए हैं त्रुटि का विश्लेषण किस प्रकार से होना चाहिए। सबसे पहले इसमें लिखा ऑप्शन प्रश्न को समझना, फिर लिखा है गणितीय चिन्हों में रूपांतरण, फिर प्रश्न को पढ़ना, उत्तर को प्रतिपादित करना और गणितीय कार्य विधियों का निष्पादन करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर? प्रश्न को पढ़ेंगे। तो तीसरा वाला सबसे पहले आएगा, है ना? ये आएगा पहले नंबर पे, मैं इसको यहां लिखे दे रहा हूं, ठीक है। फिर इसके बाद हम प्रश्न को समझेंगे तो दूसरा नंबर यहां पर आएगा, है ना? हमने प्रश्न को पढ़ा, प्रश्न को समझा, अब जो प्रश्न मिल गया तो हम गणितीय चिन्हों में रूपांतरित करेंगे। इसको इसको क्या करेंगे सर? गणितीय चिन्हों में रूपांतरित करेंगे, ठीक है। अब मैं जैसे कह दूं हिमांशु और सत्येंद्र के पास, हिमांशु के पास 2 किताबें थी और सत्येंद्र के पास 3 किताबें थी, तो कुल कितनी किताबें थी? तो सबसे पहले मैंने प्रश्न को पढ़ा। जब मैंने प्रश्न को पढ़ा फिर मुझे पता चला, फिर मैंने उसको समझा कि अच्छा मेरे पास मतलब हिमांशु के पास 2 थी और सत्येंद्र के पास 3 थी और टोटल कितनी किताब हो गई? तो मतलब इसको जोड़ना है। अब हमने समझ लिया, जब हमने समझ लिया तो 2 + 3 किया, ये हमने गणितीय चिन्हों के रूप में इसको बदल दिया। तो तीसरा पॉइंट क्या मिल गया? कि हमें गणितीय चिन्हों के रूप में बदल दिया। अब इसके बाद हमें गणितीय कार्य विधियों का निष्पादन करना है। तो चौथे नंबर पे क्या आएगा? गणितीय कार्य विधियों का निष्पादन। हमने इसका निष्पादन किया कि ये 2 है, ये 3 है, तो तीनों जोड़ेंगे और यहाँ पर कितना निकल के आएगा? सॉरी 5। यहाँ पर कितना निकल के आएगा बेटा? 5 निकल के आएगा। 2 और 3 कितना? मतलब 5। टोटल इन दोनों के पास कितनी किताबें? 5 किताबें। जब हमें ये पता चल जाएगा उत्तर को प्रतिपादित कर देंगे, मतलब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? समझ गए? तो पहला स्टेप आपका क्या बना? ऑप्शन नंबर 3, पहले 3 होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए? फिर आपका होना चाहिए फर्स्ट वाला, फिर इसके बाद क्या होना चाहिए? फिर आपका होना चाहिए सेकंड वाला, इसके बाद कौन सा होना चाहिए? इसके बाद आपका होना चाहिए पांचवा वाला, इसके बाद आपका होना चाहिए चौथा वाला। तो है कहीं ऑप्शन? देखो सबसे पहले तीसरा, तीसरा ठीक है, फिर पहला, पहला, फिर दूसरा। हाँ ये क्या हो गया? ऑप्शन गलत है क्या? अच्छा अच्छा, ये बी में देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तीसरा था, ये पॉइंट मिस्टेक है। तीसरा, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर पांचवा, फिर चौथा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही हो जाएगा। चलो बताओ भाई इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्न पढ़ो और उत्तर दो, कमेंट पर उत्तर दे दिया करो, मैं देख रहा हूं, बताएंगे भाई। सभी लोग आंसर करिए, जो देख रहे हैं बाद में भी, जो वीडियो देख रहे हैं आंसर किया करें। हम देखते हैं कि कौन आंसर कर रहा है, कौन पढ़ रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा योगात्मक आकलन में सम्मिलित किया जाना चाहिए? योगात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, एक योगात्मक आकलन हो गया, एक आपका रचनात्मक आकलन होता है। जो रचनात्मक आकलन होता है तो वो शिक्षण के
पहले से प्रारंभ होकर के शिक्षण के दौरान और शिक्षण तक चलता है पूरा। और जो योगात्मक आकलन होता है वो शिक्षण के पश्चात होता है। कब? जब हमें बच्चों की कक्षोन्नति करनी होती है या फिर उसको रिजल्ट देना होता है। ठीक है, तो योगात्मक आकलन के बारे में समझ गए। तो क्षेत्र भ्रमण, इससे कोई बात नहीं बनी, ये शिक्षण के दौरान होता है। सहपाठी आकलन, ये भी कोई बात नहीं। सत्र अंत परीक्षा, योगात्मक आकलन, परीक्षा के विषय में जब आप पढ़ चुके हैं और लास्ट में आप पेपर दे रहे हैं तो वहां पर आपका क्या सा होगा? योगात्मक आकलन होगा। बात समझ गए? सभी समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा? बताइए। जब 45 को 5 से गुणा करने के लिए कहा गया, 45 को क्या कहा गया कि भाई 5 से गुणा कर दो, तो बच्चे ने क्या किया? इसको गुणा किया, मतलब कि गुणा करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? 55 25 5, हंसी लगा 2, 5 को 20 2 22, 225 आना चाहिए कुछ ऐसा, है ना? तो एक छात्रा ने 45 को 5 बार जमा कर दिया। जमा कर दिया मतलब जोड़ दिया, 5 बार क्या कर दिया? जोड़ दिया। उसने क्या किया? 45 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 45 जोड़ा, तो उसने भी बता दिया कि भाई 225 आ गया। भाई उसने, छात्रा ने क्या कर दिया? जोड़ के बता दिया। उसको कहा गया कि 45 से 5 को गुणा करो, लेकिन उसने 5 बार उसको क्या कर दिया? जमा करके बता दिया। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन दिए गए संदर्भ के संदर्भ में अति उपयुक्त है? अब बताएंगे। पहला ऑप्शन क्या है? छात्र के पास गुणन की संकल्पनात्मक समझ नहीं है। ये कैसे पता चलेगा है कि नहीं? अभी भी इसमें कुछ क्लियर थोड़ा ना है भाई, अभी इसमें कोई बात क्लियर ऐसे नहीं हुई कि उसके अंदर समझ है या नहीं है, और समझ नहीं होती तो 5 बार जोड़ के नहीं दिखा देता। आगे समझो। छात्रा द्वारा उपयोग की गई रणनीति उसकी रचनात्मकता को दर्शाती है। सही बात है, उसने सोचा कि मैं 45 में 5 से गुणा करने की अपेक्षा 45 को 5 बार जोड़ दूं तो भी तो 225 आया ना। और रचनात्मकता कब आती है? जब बालक कुछ नई चीज करता है और अपना दिमाग लगाता है खुद से। ठीक है ना? क्योंकि वह योग के ज्ञान को गुणन में विस्तारित करने में सक्षम है। मतलब योग के ज्ञान को गुणन से जोड़ रहा है, कोलेरेट कर रहा है ना? तो जब उसके अंदर ये क्षमता है तो भाई ये बिल्कुल सत्य कथन है। हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, है ना भाई? बताइए सही बात है कि नहीं? चलो, अब भाई किसने किसने बी ऑप्शन दिया था उसका बताएंगे। अपना अपना नाम लिखेंगे जिसने जिसने बी ऑप्शन दिया था। बताएंगे इसका उत्तर। बताइए भाई, सभी लोग पढ़िए प्रश्न ध्यान से और उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा गणित के न्यून उपलब्धि के प्रति योगदान देने वाला कारक नहीं हो सकता? कैसा आ गया सर? निगेटिव वर्ड। जब निगेटिव वर्ड आया है तो इसका आंसर भी कैसा होगा? निगेटिव में ही आएगा। बताएंगे। सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, तो भाई ये तो पॉजिटिव है भाई, ये पॉजिटिव है। सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तो मदद करती है उपलब्धि में। शिक्षार्थी के बारे में शिक्षक की धारणाएं, ये भी भाई शिक्षक की जो धारणाएं होती है ना वो हमेशा उसकी उपलब्धि के योगदान देने वाली होती है। भाई शिक्षक जितना अच्छा बालक के बारे में सोचेगा उसी प्रकार से ही उसकी उपलब्धि पर असर पड़ने वाला है ना? प्रभाव पड़ेगा, योगदान देगा। निर्देशीय भाषा, जिस भाषा से शिक्षक उसको सिखा रहा है इसका भी प्रभाव पड़ेगा भाई बालक की उपलब्धि पे। जिस भाषा से वो सिखा रहा है तो उसका भी प्रभाव पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए? आप बोलेंगे पड़ना चाहिए। लैंगिक भेदभाव, इसका भाई साहब निगेटिव प्रभाव पड़ता है। लैंगिक भेदभाव क्या है? निगेटिव है कि नहीं, ये लड़का है तो ये भाई जोड़ में आगे है, और ये जो लड़की है ये सिर्फ पहाड़े पर रटना जानती है। तो भाई ये भेदभाव हो गया कि नहीं हो गया लड़का और लड़की के प्रति? तो ये उपलब्धि में कहां से सहायक होगा? न्यून सहायक भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो हम किसके साथ जाएंगे सर? हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। और समझे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट बताएंगे। प्रश्न पढ़िए ध्यान से और इसका उत्तर दीजिए। विभाजन पर परिचयात्मक कक्षा में उपयोग करने के लिए किसी शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है? सबसे पहले तो इस प्रश्न की ना हमें क्या शब्दों को समझना चाहिए। अगर हम शब्द समझ जाएंगे ना तो पैडागॉजी बहुत ही आसान है, आपकी समझ के ऊपर है। अभी ये जो परिचयात्मक का शब्द है ना, ये सिर्फ विभाजन मतलब भाग का सिर्फ परिचय दे रहा है कक्षा में, है ना? क्या कर रहा है? परिचय देने वाली क्लास है सिर्फ भाग के विषय में, है ना? तो इस पर उसने क्या कहा कि किसी शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है? पहली पढ़ो, 10 को 2 से विभाजित करने पर क्या अर्थ है?
भाई अभी आप परिचय दे रहे हैं, अभी से आप अर्थ उनसे पूछने लगे, उन्हें तो कुछ पता नहीं है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई भाई, ये तो नहीं मानेंगे, सर्वाधिक उपयुक्त तो नहीं हुई है। यदि मैं 100 पुस्तकों को 3 लोगों में बांटने की कोशिश करता हूं तो मेरे पास अब कितनी पुस्तकें रह जाएंगी? ये कुछ ठीक है, कुछ हद तक क्या है, ये सही है, इसको हम मान सकते हैं। लेकिन अभी और पढ़ेंगे, क्या पता कोई और अच्छा आ जाए, सर्वाधिक उपयुक्त मिल जाए। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को पूरा करने में 10 दिन का समय लगाता है तो एक दिन में कितना कार्य पूरा कर देगा? ये भी बालक के लिए थोड़ा सा टफ आ जाएगी बात। अभी आप परिचय दे रहे हैं तो अभी आप सीधा पूछ नहीं सकते ना उससे इस लेवल के प्रश्न। तीसरा पढ़ो और लास्ट वाला। आपकी माँ के पास 9 पेंसिल हैं, ठीक है, और आपको आपके भाई और आपकी बहन को बराबर बराबर पेंसिल देनी चाहती हैं, तो बताओ आपको कितनी पेंसिल मिलेंगी? भाई इसमें क्या हुआ, इस प्रश्न में शिक्षक ने क्या किया, उसको बालक को उसके खुद के जीवन से रिलेटेड बात प्रश्न पूछी। जब उसको खुद से जीवन से रिलेटेड प्रश्न पूछी तो भाई बालक ने उसको रचनात्मकता और मतलब रुचि के साथ देखा और समझा। जब उसने रुचि के साथ समझा तो भाई फिर वो उत्तर भी देने का प्रयास करेगा कि भाई वो 3 भाई थे, उसकी माँ के पास 9 पेंसिल है, तो किसको कितनी कितनी मिलेगी, तो वो दिमाग लगाने लगेगा, अगर मुझे एक मिली, सबको एक एक मिली या सबको बराबर मिली, तो अभी मम्मी की 3 पेंसिल चली गई, अभी 6 बची, फिर एक एक बांटा, फिर एक एक बांटा, तो उसने दिमाग लगाया कि नहीं लगाया? तो यहां पर क्या हुआ, दिमाग तो वो यहां पर भी लगा रहा था, कहीं ना कहीं ये भी बात सही कर रहा था कि भाई यदि 100 पुस्तकें हैं, 3 लोगों में बांटने की कोशिश करें तो मेरे पास कितनी रह जाएंगी। लेकिन ये थोड़ा सा उस लेवल के लिए नहीं है, अभी आप परिचय दे रहे हैं। जब आप परिचय देंगे ना तो आप बिल्कुल आसान से प्रश्न करेंगे बालक से, और जब आसान से करेंगे तो आपका यही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एक तो आपने उसको जीवन से उसके खुद से दौड़ा और उसके बाद आपने फिर एक आसान सा प्रश्न किया, तो ऑप्शन नंबर डी परिचय के हिसाब से बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अब इसका उत्तर दो, बताओ। विद्यालय स्तर पर गणित में शिक्षार्थी की विफलता का एक मुख्य कारण है कि हमारी आकलन प्रक्रिया। भाई विद्यार्थी की विफलता का प्रमुख कारण पूछा गया, किसका विफलता, उसके विफलता का कारण क्या है? रचनात्मकता आकलन को योगात्मक आकलन से अधिक महत्व देती है। भाई ये कोई बात नहीं हुई, ये कोई बात नहीं हुई भाई, इससे कुछ ऐसा उत्तर नहीं निकल रहा है जिससे हमें यह समझ में आए कि शिक्षार्थी की विफलता का मुख्य कारण है। दूसरा पढ़ो। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तुलना में अधिक व्यक्तिनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करना, ये तो भाई उसके लिए पॉजिटिव कारण है, ये तो उसका पॉजिटिव कारण है। भाई जितना उसको वस्तुनिष्ठ की अपेक्षा व्यक्तिनिष्ठ मतलब रिलेटेड, उसी से रिलेटेड चीजों को जोड़ोगे और फिर उससे पूछोगे, तब तो भाई वो तो सफलता में एक सहायक का काम करेगी, विफलता से तो कोई लेना देना नहीं रही है इसमें। बच्चे के चिंतन के गणितीकरण एवं क्षमताओं की तुलना में कार्यविधिक ज्ञान एवं तथ्यों पर बल देना। भाई ये क्या है, बच्चे के चिंतन और गणितीकरण एवं क्षमताओं की तुलना में कार्यविधिक ज्ञान और तथ्यों पर बल देना, ये भी पॉइंट आपका बन सकता है भाई, ये भी पॉइंट क्या बन सकता है, बन सकता है। पुनः स्मरण पर आधारित प्रश्नों की तुलना में समस्या समाधान पर बल देती है। तो भाई क्या लिखा है, शिक्षक की विफलता का एक मुख्य कारण है जो हमारी आकलन की प्रक्रिया। भाई तो ये भाई ये तीनों पॉइंट भी बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। पुनः स्मरण पर आधारित प्रश्नों की तुलना में समस्या समाधान पर बल देना, समस्या समाधान पर बल देना तो बिल्कुल बहुत जरूरी है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें विफलता का प्रमुख कारण चाहिए। विफलता में क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही। भाई विफलता का कारण इसलिए कि हमें रचनात्मकता के साथ साथ योगात्मक आकलन को भी बहुत ज्यादा जरूरी महत्व देना चाहिए। योगात्मक आकलन प्लस रचनात्मक आकलन दोनों को बराबर महत्व दिया जाना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ एक को महत्व देंगे। तो भाई ये तीनों तो बिल्कुल पॉजिटिव बात हो जाएगी, है ना। व्यक्तिनिष्ठ मामलों पर बल दिया गया और बच्चों की चिंतन को गणितीय क्षमता को तुलना में कार्यविधिक ज्ञान और तथ्यों पर बल दिया गया, और इसके अलावा पुनः स्मरण पर आधारित बच्चों को तुलनात्मक और समस्या समाधान पर भी बल दिया गया। तो ये तीनों तो उसकी योग्यता को बढ़ाएगा, उसको सफलता प्रदान कराएगा। लेकिन ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भाई बताइए इसका उत्तर क्या होगा। राजू अपनी कक्षा 3 के छात्रों में संख्यात्मक समझ विकसित करना चाहते हैं। भाई कक्षा 3 के राजू क्लास टीचर हैं और 3 के छात्रों के बीच संख्यात्मक समझ को विकसित करना चाहते हैं। छात्रों ने अज्ञात राशियों का अनुमान लगाने का कौशल विकसित कर लिया है।
मतलब कौन सा अनुमान ये दिखाए कि जो कक्षा 3 के छात्र हैं वो अज्ञात राशियों का अनुमान लगाने का कौशल उन्होंने विकसित कर लिया। अज्ञात राशियां मतलब जो उन्हें ज्ञान नहीं है, जो वो सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। तो ये कौन सा कारक निर्धारित करेगा, देखते हैं। मनोगत दो संख्याओं को जोड़ और सन्निकट उत्तर देना, भाई ये बात हो जाएगी गलत। क्यों? क्योंकि भाई आप दो संख्याओं को जोड़ और उनके सन्निकट उत्तर दे रहे हैं, तो भाई दो संख्याएं आपको पता है ना, तो यहां पर उतना अनुमान थोड़ा ना लगाया, आपने जोड़ दिया है, तो इसमें अनुमान वाली कोई बात ही नहीं हुई। इंच टेप का उपयोग करते हुए एक मेज की लंबाई को मापना, ये भाई कोई बात नहीं हुई, इसमें अनुमान की कहीं बात नहीं हो रही है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की सन्निकट दूरी का अनुमान लगाएं। अब भाई बच्चे अभी छोटे हैं, प्राथमिक स्तर कक्षा 3 के बालक हैं, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का अनुमान कैसे लगा लेंगे? तो ये भी कोई पॉइंट नहीं बना, है ना। और ऑप्शन डी देखो, आपकी कॉलोनी में बच्चों की लगभग संख्या बताएं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा अनुमान की दृष्टि से। तो देखो जरा, ये माइक डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपकी कॉलोनी के बच्चों की लगभग संख्या बताएं, इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? बताएंगे भाई इसमें से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। बंद करो जरा यार इसको, वीडियो को। निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है? लिखा है स्तमीकरण या फिर ऑप्टिमाइजेशन और रटकर याद करना। भाई प्रक्रिया नहीं है, रटकर याद करना कोई प्रक्रिया है क्या गणित से रिलेटेड? भाई बताओ, रटकर याद करना गणित की कोई प्रक्रिया है क्या? रटकर याद करना पर घोर विरोध किया गया है एनसीएफ 2005 में, ठीक है। तो ये तो भाई कोई भी बात नहीं हुई, 2020 में तो बहुत ही ज्यादा। चलो नेक्स्ट देखो, श्री जावेद गुर्जो की अवधारणाओं में आरंभ कर रहे हैं, कक्षा में आरंभ कर रहे हैं। उन्होंने 3 शिक्षण विधियों की योजना बनाई है। भाई कौन कौन सी विधि है? श्याम पट पर 2 के गुणज लिखिए। अच्छा, समीकरण, एक सेकंड बेटा, इसका मतलब होता है अनुमान लगाना। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बालक क्या है कि भाई गणितीय प्रक्रिया है कि अनुमान लगाए वो चीजों को, तो गणित में अनुमान लगाना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो श्री जावेद गुर्जों की अवधारणा कक्षा में आरंभ कर रहे हैं, मतलब किसकी? गुर्जों की, ठीक बात है। उन्होंने 3 शिक्षण गतिविधियों की योजना बनाई। पहली क्या? श्याम पट पर 2 के गुणज लिखे और उन्हें वास्तविक जीवन पर उदाहरण से जोड़े। और दूसरी क्या उन्होंने बताई? स्पष्ट करें कि किसी संख्या की संप्लाव गिनती, मतलब स्किप काउंटिंग। स्पिंग काउंटिंग मतलब जैसे एक है तो एक में एक जोड़ो दो, दो में फिर एक जोड़ो तीन, फिर एक जोड़ो चार, फिर जोड़ो पांच, है ना। या फिर दो, फिर दो में दो जोड़ो चार, दो में फिर उसमें फिर दो जोड़ो छह, फिर दो जोड़ो आठ, फिर जोड़ो 10, इस तरह से। या फिर तीन में तीन, फिर छह, फिर 9, फिर 12, फिर 15, कुछ ऐसे, मतलब वही संख्या को जोड़ना, इसे कहते हैं भाई स्किप काउंटिंग। क्या करते हैं? एक छोड़ करके काउंटिंग, मतलब उसी संख्या को छोड़ करके, उतना ही, बात समझ गए, के गुणज बनाते हैं। तीसरा क्या है? दो के अनेक सिक्के, नहीं, दो के अनेक सिक्के लें और एक सिक्के, दो सिक्के और तीन सिक्के आदि के ढेर बनाएं। क्या समझे? दो के अनेक सिक्के लें और दो के एक सिक्के, दो सिक्के, तीन सिक्के आदि के ढेर बनाएं। मतलब दो के सिक्के हैं, मान लीजिए ये क्या है? दो का सिक्का ढेर बनाया, तो पहले क्या है? एक सिक्के का ढेर बनाया। दो का बनाना है तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो सिक्के का बना लिया। तीन का बनाना है तो एक ये हो गया, दो हो गया, ये तीन हो गया। फिर मान लेते हैं चार का बनाना है, एक दो तीन चार, क्योंकि आदि दिया हुआ है उसमें। कुछ इस तरह से ढेर बनाना। तो भाई अवधारणा को अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए इन गतिविधियों को सर्वाधिक उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित करने की उसकी सहायता करें। तो भाई ये जो श्री जावेद साहब हैं, इनकी हमें सहायता करनी है कि भाई इन 3 अवधारणाओं में सबसे पहले किस अवधारणा का प्रयोग करें। तो बालक को सबसे पहले मूर्त चीजें सिखाएं, उसके अंदर क्रिएटिविटी लाएं उस चीज को समझने के लिए। तो बालक सबसे पहले सिक्कों को क्या करेगा
कि दो के एक सिक्के को, फिर दो सिक्कों को, फिर तीन को, फिर चार को, इस तरह से रखेगा। जब वो रखेगा तब वो जानेगा कि यहाँ पर 2 रुपए है, यहाँ पर 2 और 2 कितने हो गए, 4 रुपए है, यहाँ पर 6 रुपए है, यहाँ पर 8 रुपए है। बालक के अंदर ये समझ विकसित हो जाएगी। कैसे? उसे ये पता चलेगा, है ना, कि यहाँ पर चूंकि 3 है तो यहाँ पर उसी का मतलब चूंकि एक सिक्का 2 रुपए के बराबर है तो ये 6 रुपए हो जाएगा, यहाँ पर 4 है तो ये 8 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो बालक के अंदर एक छोटी सी ये समझ आई। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि जावेद साहब से कहेंगे कि स्पष्ट करें कि किसी संख्या के अंकों की संपलावन गिनती स्किप काउंटिंग में गुणज बनते हैं। कैसे? अब जावेद साहब ने बताया, यहां पर दिखाया कि यहां पर अभी एक सिक्का था तो अभी सिर्फ 2 आया, और जब 2 सिक्के आ जाए तो उसी में 2 जुड़ गया, 4 हो गया, 3 आया तो उसी में 2 और जुड़ गया, 6 हो गया। यही क्या होता है, स्किप काउंटिंग होती है। एक में एक जोड़ा 2, 2 में एक जोड़ा 3, फिर 4, फिर 5, या फिर 2 में 2 जोड़ा तो 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, मतलब 2 2 जोड़ते चले जाएंगे और यही क्या हो जाएंगे, इसके गुणज हो जाएंगे। क्योंकि 2 में कितनी बार गए, 5 बार, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10। अब यही 10 दिया है कि नहीं दिया है, आप बोलेंगे दिया है। तो बालक के अंदर ये समझ विकसित की। अब इसके बाद श्याम पट पर 2 के गुणज लिखिए और उन्हें वास्तविक जीवन पर उदाहरण देकर के जोड़िए। अब 2 के गुणज लिख दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, इस तरह से आप गुणज लिख दीजिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो हमने क्या किया, तो सबसे पहले जावेद साहब ने तीसरा स्टेप फॉलो किया, फिर दूसरा और फिर पहला। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सर, सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग एक पूर्णांक पूर्ण संख्या है तो संख्याओं का यह गुणधर्म क्या कहता है? मतलब दो पूर्ण संख्या है, मान लेते हैं 1 + 4 दे देते हैं, ये दोनों पूर्ण संख्या है ना, तो इनको जब जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा, आप निकल के आएगा 5। मैं कह दूं -7 और +2, इसको जोड़ करके कितना निकल के आएगा, -5। अब आप जानते हैं कि जो पूर्ण संख्या होती है वो होती है 1 2 3 4 5, -1 -2 -3, ये सारी क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो किसी भी पूर्ण संख्या को उसकी दूसरी पूर्ण संख्या से अगर आप जोड़ेंगे, घटाएंगे, तो सदैव एक पूर्ण संख्या निकल के आएगी। इस बात को याद रखना। बात समझ गए? गुणा भाग में नहीं कह रहा हूं, जोड़ने घटाने में कह रहा हूं। तो क्या निकल के आएगी, पूर्ण संख्या। तो यह कौन सा नियम कहलाता है, यह कहलाता है समवरक गुणधर्म। क्या कहलाता है, समवरक गुणधर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आपके एग्जाम में आ जाता है, तो इसको आप नोट रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार, एनसीआर 2005 के अनुसार क्या है? गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संख्या एवं संख्या अवधारणा सिखाना और उच्चतर उद्देश्य मापना सिखाना है। दूसरा, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य परिशुद्ध परिकलन पढ़ाना, मतलब बिल्कुल शुद्ध, और उच्चतर उद्देश्य कलन कैलकुलस पढ़ाना, मतलब जोड़ना घटाना। ठीक है, गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संख्या के संबंधी कौशल विकसित, संख्या संबंधी कौशल विकसित करना। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया, संख्या के संबंधी कौशल विकसित करना और उच्चतर उद्देश्य समस्या समाधान का कौशल विकसित करना। ऑप्शन सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और सभी लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है कमेंट पर, मुझे पूरा भरोसा है इस बात का। क्यों? क्योंकि भाई आप नॉर्मल तरीके से समझ रहे हैं कि उसके अंदर कौशल विकसित किया जा रहा है, संख्याओं को समझने का, संख्याओं को समझने का कौशल विकसित किया जा रहा है बालक के अंदर। तो यही एनसीएफ की मेन विचारधारा और मेन उद्देश्य भी था गणित से संबंधित। गणित की कक्षा पर बल होना चाहिए, किस पर? केवल गणितीय विषय वस्तु पर, केवल गणितीय प्रक्रियाएं, केवल नहीं लिखा, गणितीय प्रक्रियाएं एवं तर्क पर, गणितीय समस्याएं हल करने पर, मानक गणितीय कलन विधियों का प्रयोग। मानक शब्द जब भी आ जाए ना, ये मानक एक निगेटिव शब्द है, मानक तरीके से नहीं जाएंगे, हम हर तरीके से बालक को समझाने का प्रयास करेंगे। केवल शब्द भी निगेटिव है तो ये बी भी आपका गलत हो जाएगा। गणितीय समस्याएं हल करने, है ना, और गणितीय प्रक्रियाएं एवं तर्क, तो भाई इसका उत्तर हो जाएगा बी। गणितीय प्रक्रियाएं, प्रक्रियाओं पर बल दीजिए और तर्कों पर बल दीजिए। बात समझ रहे हैं ना, कि बालक को इतनी आजादी दीजिए कि वो प्रश्न कर सके, तर्क कर सके। तो किस पर बल होना चाहिए? गणितीय कक्षा में गणितीय प्रक्रियाएं और तर्क पर क्या होना चाहिए? बल होना चाहिए। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गणित एक ऐसा विषय है जो अधिकांश अमूर्त अवधारणाओं से बना है। सही बात है भाई। गणितीय समस्याओं के समाधान पर पहुंचने का सिर्फ एक तरीका, ये पॉइंट हो गया गलत। सिर्फ एक तरीका नहीं है भाई, कई तरीके से हम गणितीय समस्याओं को क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। तो भाई नहीं पूछा है, मतलब निगेटिव आपसे पूछा है, तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा।
तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निगेटिव। निगेटिव का आंसर निगेटिव, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यह है आपकी कक्षा का लास्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न, और बहुत ही आसान प्रश्न। इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट पर बताएंगे। ये मैंने कल आपको पढ़ाया था और बहुत अच्छी तरीके से बताया था। तो इसका उत्तर सभी लोग कमेंट कीजिए और बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो बताइए प्यारे दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? समझ में आया या नहीं आया? उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। इसी तरह आप सभी लोग एग्जाम विथ मी के साथ जुड़े रहिए। सभी भाइयों को और भाइयों की बहनों को जय हिंद, जय भारत।